हेलो उदयपुर, नमस्कार। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे इस खास कार्यक्रम हेलो उदयपुर में। मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप सब जानते हैं कि हमारे इस कार्यक्रम का मकसद सिर्फ इतना सा है कि उदयपुर के उन तमाम महान शख्सियत को, उन तमाम हस्तियों को जिन्होंने समाज के लिए बहुत कुछ किया है, आपके सामने प्रस्तुत करना, उनके माध्यम से हमारे उदयपुर के युवाओं को प्रेरित करना। ऐसे कई सारी शख्सियत को हम पहले भी चर्चा के विषय पर डिस्कस कर चुके हैं और आज भी हमारे साथ में एक महान शख्सियत है जिन्होंने समाज को समर्पित होकर बहुत कुछ दिया है और आज भी दे रहे हैं। आज हमारे मेहमान हैं इस खास कार्यक्रम के श्री गजेंद्र भंसाली साहब। आपका जीवन स्तर बहुत संघर्षमय और बहुत रहस्यमय और बहुत सफलतम रहा है। आज दिन तक आपने कभी असफलता के शिखर पे नहीं पहुंचे हैं और कई सारी बातें हमने आपके बारे में हम बताएंगे, सवाल पूछेंगे। आपका जो एजुकेशन रहा है पॉलिटेक्निक, जी सिविल के अंदर आपका पॉलिटेक्निक डिप्लोमा किया है आपने, आपका जन्म जोधपुर में हुआ है और आपका जो व्यवसाय है वो है पुष्पा ग्रुप ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स। आप सब परिचित हैं, हम सब परिचित हैं। और आपकी जो हॉबी है, जी ऐसी हॉबी जो हमको दिल को छूने वाली है, वो है पर्यटन व्यवसाय को विस्तारित करना। उदयपुर एक पर्यटन सिटी के नाम से जानी जाती है। खूबसूरत हॉबी है सर आपकी। दूसरा, आपकी कई सारी ऐसी हॉबीज हैं जो सामाजिक सरोकार से जुड़ती हैं। गरीबों के स्तर को ऊंचा उठाने का आप यत्न करते हैं। बीपीएल अभ्यर्थियों को निःशुल्क मेडिकल सुविधाएं उपलब्ध कराना भी आपकी हॉबी है। आमजन के शैक्षणिक स्तर को ऊपर उठाने हेतु स्कूल कॉलेज की स्थापना करना, ऐसी कई सारी सामाजिक सरोकार वाली आपकी हॉबी है। सर, सबसे पहले हमारे इस खास कार्यक्रम हेलो उदयपुर में मैं आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत, आपका अभिनंदन। मेरा सबसे पहला सवाल, और आपके परिचय में भी बातें जुड़ जाएगी, कि आपने सिविल के अंदर डिप्लोमा किया और फिर आपने हैंडीक्राफ्ट बिजनेस में कदम रखा। कहते हैं कि 3 इडियट्स की स्टोरी के बाद जिस फील्ड में ज्ञान होता है या फिर जिस फील्ड में दिलचस्पी होती है उसी में जाना चाहिए। आपका ऐसा क्या टर्निंग पॉइंट रहा, ऐसी क्या इंस्पायरिंग चीज थी प्रेरित करने वाली कि आप सिविल के क्षेत्र को छोड़कर हैंडीक्राफ्ट फील्ड में आए? सर, प्रारंभ में हमारे परिवार में से किसी ने भी कोई व्यवसाय नहीं किया था जी। लेकिन मैं शुरू से ही ये चाहता था कि मैं कोई ऐसा काम करूं जिससे कुछ नयापन आवे, चुनौतीपूर्ण काम हो जी। तो मेरा कार्य क्षेत्र जोधपुर तक ही था जी। लेकिन यहाँ पर मेरे बड़े भाई यहाँ एग्रीकल्चर कॉलेज में पढ़ते थे जी। और उनसे मैं मिलने के लिए गर्मियों की छुट्टियों में आया था जी। तो यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर टूरिस्ट बहुत आते हैं और यह हैंडीक्राफ्ट का व्यवसाय जो है काफ़ी अच्छा चल रहा है जी। तो मैंने उसमें दिलचस्पी लेनी शुरू की। 1968 में मैंने जोधपुर में जो लाख के कुछ आइटम्स बनते थे वो यहाँ ला के कुछ दुकानदारों को बताए, तो उन्होंने बहुत उसकी सराहना की और मुझे ऑर्डर भी दिए। बस वहीं से मेरा ये इस क्षेत्र में कदम प्रारंभ हो गया। 1970 में मैंने यहाँ पर स्थायी एक दुकान की स्थापना कर दी, पुष्पा हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम के नाम से। हाथीपौल के ऊपर आज भी विद्यमान है और 46 साल से मैं लगातार इस क्षेत्र में सेवाएं दे रहा हूँ। थैंक यू सर। दोस्तों, सचमुच ये बहुत लंबा सफर है और शायद कुछ लोग जानते नहीं, उदयपुर की पहचान है हैंडीक्राफ्ट्स। सर, एक और मैं आपसे सवाल पूछना चाहूँगा। दोस्तों, आपको भी बताना चाहूँगा कि उदयपुर हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन के जो मेन सूत्रधार हैं वो आप ही हैं। 1984 में इसकी स्थापना हुई और वर्तमान तक आप अध्यक्ष हैं। सर, कुछ आप ही इसके बारे में बताएं कि कैसे इसकी ज़रूरत पड़ी और इसमें क्या क्या सेवाओं का आप निर्वहन कर रहे हैं। जब मैं इस व्यवसाय में सम्मिलित हुआ तो मैंने यहाँ पर देखा कि जो हमारे हैंडीक्राफ्ट में जो व्यवसायी काम कर रहे हैं उनकी आर्थिक स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है जी। उन दिनों में कुछ महंगाई भी बहुत कम थी और कुछ उदयपुर के लकड़ी के खिलौने मशहूर थे। तो बाहर से आने वाला एक पर्यटक 50-100 रुपये में दुनिया भर के खिलौने लेके जाता था। तो हमारा जो रुपयों का रोटेशन था वो बहुत कम था। इस कारण से हमारे हैंडीक्राफ्ट व्यवसायियों की आर्थिक स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं थी। लेकिन एकजुट करके कुछ इस व्यवसाय में नयापन लाने का मैंने बीड़ा उठाया और 1984 में मैंने उस समय 52 व्यवसायियों को इकट्ठा करके और एक उदयपुर हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन की स्थापना की, जो जिसका लक्ष्य, जिसका अपना विधान बनाया। विधान बनाने के बाद में मैंने मात्र उन सब लोगों से 50-50 रुपये इकट्ठे करके उस एसोसिएशन की स्थापना की और मेरा जो लक्ष्य था वो निस्वार्थ भावना थी। उसी कारण से तब से लेके आज दिन तक वो एसोसिएशन चल रहा है और मेरे बंधु
इसमें जुड़ते गए जी। और आज भी मुझे अध्यक्ष पद से नहीं हटाते हैं। हालांकि मेरी उम्र काफ़ी जो है हो चुकी है, मैं उनको कई बार कहता भी हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरे काम से संतुष्ट है और मेरे सहपाठी बन के वो काम करते हैं। जी जी जी। मैं बीच में काट रहा हूँ सर, एक और मैंने नोट करी थी, आपके बारे में सुना भी है मैंने बहुत कुछ, कि जो उदयपुर हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन है, आपका जो मेन मोटो है, जो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए बिजनेसमैन हैं जिनके पास पैसों की पर्याप्त सुविधाएं नहीं होती हैं, तो आप, क्योंकि हर एसोसिएशन का, हर एक ग्रुप का कुछ न कुछ मकसद होता है, तो आपकी इस एसोसिएशन में आप किस तरीके से आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की मदद करते हैं? हमारे जो 52 सदस्य थे उसको बढ़ा के हमने आज की डेट में 70 व्यवसायी हमारे मेंबर है जी। उसमें से कुछ आर्थिक स्थिति से सक्षम थे, उन लोगों से हमने कुछ पैसा इकट्ठा करके जी। और वो हमारे एसोसिएशन के अकाउंट में डाल के जी। और हमारे अपने ही मेंबरों को जो आर्थिक रूप से कमज़ोर थे उनको हम हमारे बराबर लेके आना चाह रहे थे, तो उनको हमने न्यूनतम ब्याज दर से लोन देना शुरू किया। इसके लिए हमने अलग कमेटी का गठन किया, एसोसिएशन को पंजीकृत कराया और इसमें पारदर्शिता रहे, इस तरह से हम आगे बढ़ते गए। साथ में ही राजस्थान में अपनी तरह का उदयपुर हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन एक नया काम करे, तो इसकी एक योजना बनाई कि एक ही छत के नीचे पर्यटन से संबंधित हैंडीक्राफ्ट की वस्तुएं सभी टूरिस्ट उदयपुर में आने वाले आगंतुक पर्यटकों को मिल जाए, ऐसी योजना हमने सरकार को प्रस्तुत की। तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत से मैं मिल के उनको मैंने बताया कि यदि सरकार या नगर विकास प्रन्यास हमको कोई भूमि उपलब्ध कराती है, तो मैं ये वादा करता हूँ कि एक ही छत के नीचे सभी तरह के हैंडीक्राफ्ट्स की वस्तुएं हम हमारे एसोसिएशन के विभिन्न सदस्यों के मार्फत न्यूनतम मूल्य के ऊपर मामूली लाभ के अंतर्गत हम उनको उपलब्ध कराएंगे। और इस तरह से अगर हमारा उदयपुर एक नज़ीर होगा और नज़ीर के तहत अगर दूसरे शहरों में भी आप ऐसा करेंगे तो मैं समझता हूँ बहुत अच्छा रहेगा। मुख्यमंत्री जी ने मेरी बात को ध्यान से सुना और उन्होंने यहाँ पर जिलाधीश को आदेश दिया कि उदयपुर हैंडीक्राफ्ट एसोसिएशन को 2-3 पर्यटन स्थल के पास में जगह बताए। उन्होंने हमारे को दूध तलाई के पास में एक जगह दी, हमने 50 दुकानों का निर्माण किया। हमारे एसोसिएशन के सभी सदस्यों को एसोसिएशन के मार्फत निर्माण करा के न्यूनतम मूल्य के ऊपर उनको दुकानें आवंटित की। और मुझे इस बात के लिए गर्व है कि वो मार्केट आज भी बहुत अच्छा चल रहा है और वहाँ पर कम से कम 40 दुकानें अभी उपलब्ध है और वो ओपन है और चल रही है। और वो हमने उस मार्केट के कारण से हमारे एसोसिएशन के सभी सदस्यों का स्तर, जो आर्थिक स्तर था, वो काफ़ी ऊंचा हो गया। राइट सर। दोस्तों, ये सच में अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि इतना गहराई से जाके सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि सबके लिए जीना, उनको आगे बढ़ाना। आगे तो बढ़ने के लिए इंसान चाहता है, लेकिन अपने इर्द गिर्द उन सब लोगों को साथ में लेके चलना, ये सच में एक बहुत बड़ा इंसान की प्रकृति है और आपके अंदर सर मैं बखूबी से पाता हूँ। आज भी हम उस एसोसिएशन की लोन समिति के माध्यम से हम हमारे मेंबरों को 1 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध करा रहे हैं और बहुत न्यूनतम ब्याज दर के ऊपर उपलब्ध करा रहे हैं और वापस उनसे 10 किस्तों में, समान किस्तों में हम उनसे वापस वो रुपया लेते हैं। ये हमारी बहुत सफलतम जो है ये स्कीम रही। बड़ा अचीवमेंट है सर। दोस्तों, और मैं आपके सामने बात करेंगे आज, हो सकता है कुछ व्यूअर्स अभी भी हमारे इस कार्यक्रम से जुड़े हो। मैं बता देना चाहता हूं, आज हमारे इस खास कार्यक्रम हेलो उदयपुर के मेहमान हैं श्री गजेंद्र जी बंसाली साहब, और आप पुष्पा ग्रुप ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स के आप रन कर रहे हैं बिजनेस को, और कई सारी सौगात आपने सोसाइटी को दी। हम पूछ रहे 1 बाय 1। दोस्तों, 17 सालों तक आप मानद मंत्री रहे, 1986 से लेकर 2003 तक। किसके? चेंबर, उदयपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स की। सर, आप ही थोड़ा इतिहास बताएं और थोड़ा बताएं, क्योंकि कई सारे लोग नहीं जानते कि उदयपुर चेंबर ऑफ कॉमर्स क्या क्या एक्चुअल में इसका मकसद क्या है। चेंबर ऑफ कॉमर्स उदयपुर डिवीजन जो 1947 में स्थापित हुआ था, उस समय इसके पदाधिकारियों में श्री मोहनलाल जी सुखाड़िया, श्री माणकलाल जी वर्मा, श्री शिवचरण जी माथुर, श्री भवनलाल जी सिंगटवाड़िया आदि अनेक हस्तियां इसके मेंबर रहे हैं और पदाधिकारी भी रहे हैं। वो उस समय बहुत
एक अच्छी जो है ये सोसाइटी चलती थी, संस्था चलती थी। बाद में धीरे धीरे ये सुप्त हो गई थी। मुझे जब ये मालूम पड़ा 1984 में 85 में, तो मैंने भी ये बीड़ा उठाया कि इसको वापस जो है हम एक्टिव करें। 1987 में मैं इसका मंत्री बना और श्री गणेश जी डागलिया इसके अध्यक्ष बने। हम सब लोगों के सहयोग से उदयपुर में विभिन्न व्यवसायों के जितने भी एसोसिएशन हैं उन लोगों को इसके मेंबर बनाने के बाद में हमने व्यवसायियों की मांग को उचित ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखा, प्रशासन के सामने रखा, गवर्नमेंट के सामने रखा। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे पॉजिटिव रुख के कारण से और हमने उसके ऊपर खूब मेहनत करने के बाद में खूब काम करने के में ये जो सफलता मिली वो ये थी कि व्यापारी टैक्स तो देना चाहता है, चुंगी भी देना चाहता है, लेकिन चुंगी के वसूलने वाले जो है वो बहुत जलील करते थे। तो हमने राज्य सरकार से उस समय वार्ता करके ये बताया कि राज्य सरकार की रेवेन्यू कम नहीं होगी, राज्य सरकार की रेवेन्यू बढ़ेगी, लेकिन चुंगी यहाँ से जो है समाप्त कर दी जाए और उसके वैकल्पिक आय स्रोत बताए। तो तत्कालीन मुख्यमंत्री भैरव सिंह जी शेखावत ने हमारी प्रस्ताव को स्वीकृति दी और स्वायत्त शासन मंत्री जो उस समय थे भंवरलाल जी शर्मा, उनको कहा कि इनके साथ में बैठ के आप होमवर्क कीजिए और इस बात की आप तसल्ली कर लें कि राज्य सरकार को 10-5 करोड़ घाटा भी हो जाए, लेकिन अगर चुंगी हट जाती है तो व्यापारियों को बहुत बड़ी राहत मिलेगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि उस समय राज्य सरकार ने हमारी बात को स्वीकार करते हुए राज्य से चुंगी हटा दी और जो रेवेन्यू उस समय आ रही थी उससे डबल रेवेन्यू सरकार को आने लग गई। और मैं ऐसा मानता हूँ कि चुंगी कर के रूप में एक बहुत बड़ा अभिशाप व्यापारियों के ऊपर, जो व्यापारियों को जलील करता था, वो हटने से व्यापारी बहुत खुश हुए और उससे छुटकारा मिला। वो हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि रही। निरंतर मैं 17 साल तक इसका मंत्री रहा हूँ। बीच में 3 साल तक के लिए किसी और व्यक्ति को हमारे इसका मंत्री बनाया था। तो उसके बाद में वापस मुझे ही उन्होंने ये दायित्व सौंपा और मैंने 2003 तक व्यापारी हितों के लिए खूब संघर्ष किए। बंद के खिलाफ आए दिन बंद होते थे, बंद के खिलाफ बंद का भी एक बीड़ा उठाया। उदयपुर में मैंने बहुत बड़ी रैली की, बहुत बड़े इस काम के लिए हमने कार्रवाई की। तो मुझे खुशी है कि हम व्यापारियों के लिए इसके माध्यम से कुछ कर सकें। थैंक यू। दोस्तों, आप देखिए कि जो हम समझते नहीं थे, आज आप देखिए हर जगह कितने एसोसिएशन जुड़ चुके हैं और उसमें उदयपुर चैम्बर ऑफ कॉमर्स का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपके बारे में जितना कहूँ उतना कम है सर। कुछ बातें मैंने और नोटिस की, आप थे नहीं, मैंने रिसर्च करके सवाल निकाल के लाया हूँ मैं। श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक शिक्षा सोसाइटी प्रसिद्ध है। मैं चाहता हूं आप अपने श्रीमुख से बताएं कि किस तरीके से ये क्या क्या गतिविधियां करती हैं। श्री जैन श्वेतांबर मूर्ति पूजक शिक्षा सोसाइटी की स्थापना उदयपुर में 1952 में हुई थी। उस समय जो इसके तत्कालीन पदाधिकारी रहे, उन्होंने उदयपुर में एक जमीन खरीद कर ली 1954 में। और उनका ये मोटो था, सपना था कि उदयपुर में आम जन को बहुत उचित और बहुत ही विश्व स्तरीय शिक्षा सुलभ कराई जाए। उनसे मैंने प्रेरणा ली। 1982 में मैं इससे जुड़ा। जुड़ने के बाद में उनसे कुछ सीखा और सीखने के बाद में उस शिक्षा सोसाइटी के अंतर्गत आज मैंने एक बहुत बड़ी स्कूल यहाँ पर खड़ी की है जो रसिकलाल एम धारीवाल पब्लिक स्कूल से नाम से जानी जाती है। और वहाँ पर विश्व स्तरीय शिक्षा दी जाती है। और मेरा ये मोटो है, मैंने ये संकल्प लिया है कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर परिवार है उनके बच्चों को आज के युग की शिक्षा, आधुनिक शिक्षा, ओवरऑल डेवलपमेंट बच्चों का उस स्कूल के माध्यम से किया जाता है। मैं आपको ये जानकारी देना उचित समझता हूँ कि वहाँ पर हमने बहुत अच्छी फैकल्टीज रख रखी है और साथ में भी एक बात और कर रखी है जहाँ आप जाके कंफर्म कर सकते हैं। हमने 2 लाख रुपए तक की आय वाले लोगों को बहुत न्यूनतम फीस लेते हैं।
2 लाख से कम आय तक वाले लोगों को कईयों से हम फीस ही नहीं लेते हैं और शिक्षा देते हैं। और वैसे भी जिस तरह की हमने फैसिलिटीज दे रखी है, जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस लेवल की स्कूलों से हम 1/4 फीस लेते हैं जी। और हम हमारे जितने भी ट्रस्टीज हैं, अध्यक्ष या दूसरे ट्रस्टीज, 1 रुपया भी वहाँ से किसी तरह का वैतनिक रूप से नहीं लेते हैं। सभी ऑनररी सेवाएं देते हैं। और मैं ऐसा मानता हूँ कि उदयपुर के सभी लोगों को ये शायद जानकारी हो या नहीं हो, मैं अपील करता हूँ कि वहाँ पर अपने बच्चों को भेजें। मैं विश्वास दिलाता हूँ कि वहाँ पर हम बहुत अच्छे इंसान बना के उनको देश के लिए आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सर। दोस्तों, हम शुरू से हमारा मोटो ही यही रहा इस कार्यक्रम का कि शिक्षा सबसे बड़ा औजार है बदलाव लाने का, और आप शिक्षा के क्षेत्र में भी बदलाव लाने के लिए इतने महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। बीइंग ए टीचर ये महसूस कर सकता हूँ कि शिक्षा सच में जितनी बढ़ेगी उतना हमारा समाज का सुधार होगा, उद्धार होगा। सर, एक और, चूंकि आपने हर क्षेत्र में, मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है, बहुत सवाल है, आज इस इंटरव्यू को 1 पार्ट नहीं 2 पार्ट में करना पड़ेगा। फिर भी मरुधर समाज की जो आपने स्थापना की, आप ही अपने श्रीमुख से बताएं क्योंकि इसके क्या क्या गतिविधियां हैं, क्या आपके मकसद रहे हैं इसके पीछे, प्लीज। मैं मूल रूप से जोधपुर का हूँ। यहाँ आके मैंने ये जाना कि कम से कम 250, 300, 400 परिवार जोधपुर के उदयपुर में रहते हैं। जी। उन सब की सांस्कृतिक गतिविधियों को जिंदा रखने के लिए मरुधर समाज की स्थापना हम 3-4 लोगों ने मिलकर की। उसमें एक मैं भी था। और तब से 1981 से लेके आज दिन तक वो निरंतर गतिविधियाँ चल रही है। होली पे, दिवाली पे और एक पिकनिक के रूप में, और हर तीज त्योहार के ऊपर हम हमारे क्षेत्र की सांस्कृतिक गतिविधियों को जीवित रखने के लिए आपस में मिलते हैं, स्नेह मिलन करते हैं, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी रखते हैं। इसी के अंतर्गत हमने मरुधर चैरिटेबल ट्रस्ट की एक स्थापना भी की। उसके अंतर्गत हमने यहाँ पर हिरणमर्गी सेक्टर 11 में मरुधर भवन के नाम से एक विशाल भवन बनाया है। हम सारी गतिविधियाँ वहाँ करते हैं। साथ में आज उस मरुधर भवन को आसपास में क्षेत्र में रहने वाले लोगों को हम उनके जो शादी ब्याह या अन्य कोई फंक्शन समारोह होते हैं उसके लिए हम उपलब्ध कराते हैं। ये हमारी मकसद था और यही हमारी उपलब्धि रही। सच में बड़ा मिशन है सर। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं छोड़ा जहाँ पे आपने अपनी सेवाएं नहीं दी। दोस्तों, और कुछ ऐसी चीज़ें हैं, ऐसा रहस्यमय, ऐसे इतिहास की चीज़ें हैं जो शायद आप और हम नहीं जानते हैं। मैं रिसर्च के तौर पे चल रहा था, चूंकि आप वहाँ के ट्रस्टी भी रहे हुए हैं। सर, कीकाबाई, आप जानते नहीं हैं कि कीकाबाई एक बहुत मशहूर दानवीर थे अंग्रेजों के ज़माने में। हमारे पास में ऋषभदेव एक बड़ा धाम है। आप सर वहाँ के ट्रस्टी भी रहे हैं। सर, आप अपने श्रीमुख से बताएं कि 1994 में जब से आपने सचिव पद ग्रहण किया था, निर्वहन किया था, तो थोड़ा सा आप अपने श्रीमुख से समझाएं कि ये क्यों बनाई गई श्री कीकाबाई ट्रस्ट, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान मिले। तो उस समय श्री कीकाबाई प्रेमचंद जी एक मशहूर व्यापारी हुआ करते थे, बड़े दानवीर व्यापारी थे। और साथ में ही वो ऋषभदेव भगवान के केसरिया जी के बड़े अनन्य भक्त थे। उनके दिमाग में ये थी कि केसरिया जी में आने वाले आगंतुकों को बहुत अच्छी रहने की सुविधा मिले, तो उन्होंने एक रेस्ट हाउस बनाने का, निर्माण कराने का सोचा। इसी के लिए उन्होंने करीब 1 लाख स्क्वायर फीट ज़मीन ऋषभदेव में क्रय की, खरीदी। खरीदने के बाद में कुछ ईश्वर को ये मंजूर नहीं था, तो उनका 1952 में निधन हो गया। 1954 में उन्होंने, उनकी पत्नी ने उस ज़मीन का एक ट्रस्ट बनाया, और ट्रस्ट बना के उदयपुर के तत्कालीन जो कलेक्टर थे श्री हरनाथ सिंह जी मेहता, उसको उसका ट्रस्टी बनाया। और उनको, उनके समक्ष ये बात रखी कि मेरे पति चाहते थे कि यहाँ पर एक रेस्ट हाउस का निर्माण हो। तो उन्होंने भी उस समय बहुत प्रयत्न किया। धीरे धीरे 1967 में जो उनकी पत्नी लीली बहन थी, उनका भी देहावसान हो गया। क्योंकि उनकी कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो सिर्फ ट्रस्ट को रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में कुछ नहीं कर पाई। लेकिन एक रेस्ट हाउस का निर्माण उन्होंने अपने जीवन काल में कराया, जो वहाँ पर 5-6 कमरों का एक रेस्ट हाउस बनाया, जो निरंतर चलता रहा। लेकिन वो संपूर्ण देखरेख के अभाव में वो वीरान होता गया। 1994 में मुझे इसका ट्रस्टी बनाने का सौभाग्य मुझे मिला और मैं ट्रस्टी बना।
मैंने ये सोचा कि इसमें आज के युग के अनुसार कुछ आमूलचूल परिवर्तन लाया जाए। मैंने 2 साल तक इसके बारे में गहन चिंतन किया। खत्तर गच्छाधिपति आचार्य श्री मरुधर श्री मणिप्रभ सागर सूरी जी महाराज साहब के से प्रेरणा लेके उनके समक्ष ये बात रखी। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और उनके प्रेरणा से और उनकी निश्रा में वहाँ पर सर कीकाबाई प्रेमचंद ट्रस्ट के अंतर्गत श्री कीकाबाई धर्मशाला का निर्माण कराया और एक गज मंदिर का निर्माण कराया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वो गज मंदिर सिर्फ भारत में नहीं विश्व में अपनी तरह का एक अनूठा मंदिर बना है। कलात्मक रूप से शिल्पकारी की हिसाब से उसको मैं ऐसा कह सकता हूँ कि मेवाड़ में एक बहुत बड़ा तीर्थ बना है। मेवाड़ में एक बहुत बड़ी शिल्पकला युक्त मंदिर बना है जिसको आप देखेंगे तो 18 हाथियों के ऊपर बना हुआ एक मंदिर ज़बरदस्त चीज़ बनी है और 165 कमरों की धर्मशाला बनी है। जिस दिन से वहाँ सुविधाएं कीकाबाई धर्मशाला ने देनी शुरू की है, निरंतर यात्रियों के और श्रद्धालुओं के संख्या में आमूलचूल परिवर्तन आया है। आज वर्ष में कम से कम 3 से 3.5 लाख व्यक्ति वहाँ पर रुकते हैं और केसरनाथ जी को अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। मुझे इस बात की खुशी है कि ये मैं अपने विभिन्न भारत भर का ट्रस्ट है और उन लोगों के सहयोग से वहाँ 165 कमरे बना चुका हूँ। 145 कमरे हम यात्रियों को देते हैं, बाकी के कमरों में वहाँ पर जो है स्टाफ रहता है और भोजन की सुविधा जो है मुझे कहते हुए ये फ़ख्र है कि 100-150 किलोमीटर एरिया से जो व्यक्ति जानते हैं वहाँ आके वहाँ घर पे कह के आते हैं हम भोजन वही करेंगे। नित्य प्रतिदिन अभी औसत 500 आदमी रोज़ खाना खाते हैं और वो सर कीकाबाई प्रेमचंद ट्रस्ट धर्मशाला के अंतर्गत जो काम हुआ है और जो ट्रस्ट चल रहा है वो बेमिसाल है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जितना आपके बारे में तारीफ करूँ उतना कम है, क्योंकि इतनी सारी सामाजिक सरोकार से लेके जब भगवान गुण देता है तो सच में ये हर व्यक्ति के अंदर नहीं होता है। दोस्तों, लेना सबको आता है, हम सब लेना चाहते हैं, लेकिन लेने के बाद देना मेरे हिसाब से सबसे बड़ा सामाजिक सेवा है। सर, कुछ और शिक्षा जगत में आपकी उपलब्धियां मैंने नोट की हुई, महावीर पब्लिक स्कूल उदयपुर की स्थापना और मणिधारी कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट। 2011 में महावीर पब्लिक स्कूल की स्थापना की थी। इसके अंतर्गत सिर्फ एक लक्ष्य है, आदिवासी क्षेत्र में स्कूल बनाकर आदिवासी बच्चों के जीवन स्तर को ऊपर उठाना शिक्षा के क्षेत्र में। इस बारे में हम निरंतर प्रयत्नशील है। हमने कुछ जमीन ले ली है, अब हम उसके ऊपर भवन बनाएंगे और आदिवासी बच्चों को हम आगे बढ़ाने का इसके अंतर्गत काम करेंगे। यही हमारा लक्ष्य है। बहुत बड़ा दान है, शिक्षा सबसे बड़ा दान है, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा दान है जिसके रिजल्ट मिलेंगे। हम भोजन दान कर रहे हैं, हालांकि वो भी एक दान है, लेकिन उसका परिणाम 1 या 2 दिन के लिए है। शिक्षा जीवन भर तक का दान रिजल्ट देता है। सर, एक और, चूंकि मैं भी नहीं समझ पाया, खरतर गच्छ महासंघ, आप अपने श्रीमुख से बताएं ये क्या है और कैसे स्थापना हुई? मैं जैन समाज से जुड़ा हुआ हूँ। जैन समाज के 3-4 अंग है, जिसमें मूर्ति पूजक है, तेरापंथ है, स्थानकवासी संप्रदाय है, स्तुति संघ है। मैं मूर्ति पूजक संघ से जुड़ा हुआ हूँ। मूर्ति पूजक संघ में अभी 84 गच्छ थे, प्रचलन में अभी 4-5 गच्छ है। उसमें खरतर गच्छ है, तपा गच्छ है, आंचल गच्छ है और परश्चंद गच्छ है। तो उसमें मैं खरतर गच्छ से जुड़ा हुआ हूँ और अखिल भारतीय स्तर पर करीब 400 संघों का एक समूह बना है, वो खरतरगंज महासंघ है। उससे मैं प्रारंभिक काल से 1971 से जुड़ा हुआ हूँ और आज भी जुड़ा हुआ हूँ। वर्तमान में महासंघ की कार्यकारिणी का मैं एक ट्रस्टी हूँ और इसके अंतर्गत हम जितने भी भारत भर में इसके अंतर्गत एक हमने जिंदत सूरी कुशल खरतरगंज पेड़ी का निर्माण किया। भारत भर में जितनी भी दादावाड़ी हैं
कई लोग जानते हैं दादावाड़ियों के बारे में, तो उनके जीर्णोद्धार का, उनको विकसित करने का ये काम हम उसके अंतर्गत करते हैं। बहुत बड़े अचीवमेंट है सर आपके। दोस्तों, जब धीरे धीरे हम बातचीत करते हैं अलग अलग व्यक्तित्व, तो जब वो उनसे बातचीत करते हैं तब हमें कई सारी चीज़ें पता चलती कि अच्छा ये भी है इस संसार में, ये भी। और हमारे इस कार्यक्रम का मकसद भी यही है, समाज के अंदर वो तमाम चीज़ें जो ज्ञान हम सब युवाओं को नहीं है वो एक दूसरे के साथ बांटना। मैं अंतिम सवाल की तरफ आ रहा हूँ सर। आज का रेड क्रॉस सोसाइटी, आप मानद मंत्री रहे हैं, आप अपने श्रीमुख से थोड़ा सा ब्रीफ में समझाएं कि ये रेड क्रॉस सोसाइटी कैसे क्या काम करती है। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की संस्था है। विश्व के 217 देशों में इसकी शाखाएं हैं। भारत में 1920 में ये प्रचलन में आई जी। और उस समय तत्कालीन पार्लियामेंट एक्ट के अंतर्गत इस संस्था का गठन हुआ है जी। 1951 में राजस्थान में इस संस्था का गठन हुआ और 1967 में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जिला शाखा उदयपुर के नाम से उदयपुर में गठन हुआ। ये संवैधानिक तरीके से इसके अध्यक्ष भारत स्तर पे राष्ट्रपति होते हैं, उपाध्यक्ष इसके माननीय प्रधानमंत्री जी होते हैं, स्टेट लेवल पे माननीय राज्यपाल महोदय इसके अध्यक्ष होते हैं और उपाध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री होती हैं। उधर जिला स्तर के ऊपर इसके अध्यक्ष जिला कलेक्टर होते हैं और मानद चेयरमैन जो है वो आम जन में से कोई होते हैं और मानद मंत्री भी आम जन में से होते हैं। मुझे इस संस्था से जुड़ने का 1984 से सौभाग्य मिला। 2003 में मैं इसका मानद मंत्री बनाया गया और मुझे उस समय जब मंत्री बना तो मुझे मालूम हुआ कि इसका कार्यालय मानद मंत्री के एक बैग में ही चलता है जी। यहाँ पर स्थायी कोई ऑफिस नहीं था। मैंने तत्कालीन जिला कलेक्टर महोदय से इसके बारे में चर्चा की। शिखर जी अग्रवाल बड़े पॉजिटिव और डायनेमिक जिला कलेक्टर आए। उनसे मैंने कहा साहब कि मैं यहाँ एक कार्यालय बनाना चाहता हूँ, आप मुझे भूमि दें। तो उन्होंने मुझे एक प्लॉट दिया यहाँ पर और वो प्लॉट जो है सेक्टर 5 में दिया। वहाँ पर मैंने सब एग्जीक्यूटिव मेंबर के सहयोग से और अन्य दानदाताओं के सहयोग से लगभग एक बहुत विशाल बिल्डिंग खड़ा किया और वो हिंदुस्तान जिंक वेदांता रेड क्रॉस भवन के नाम से जाना जाता है। और 2011 में के प्रारंभ में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अशोक जी गहलोत के कर कमलों से उसका उद्घाटन कराया। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, बिल्डिंग बनने के बाद में निरंतर उसमें कई गतिविधियां संचालित हुई और वर्तमान में रोज़ सवेरे 6 बजे से 7:30 बजे तक हम उसमें एक्सपर्ट्स द्वारा योगा क्लासेस चलाते हैं, योगा सिखाते हैं। निरंतर गतिमान है, बिना नागा के चल रहा है और निःशुल्क चलाते हैं। इसके साथ साथ में हम प्रत्येक रविवार को वहाँ पर आयुर्वेदिक शिविर लगाते हैं, होम्योपैथिक मेडिकल शिविर लगाते हैं, फिजियोथेरेपी शिविर लगाते हैं और वहाँ पर रोगियों को देखते हैं और उनको निःशुल्क दवाएं उपलब्ध कराते हैं। और महीने में एक बार एलोपैथिक शिविर भी लगाते हैं। साल में लगभग 10 शिविर लगाते हैं। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के अंतर्गत साल में 4 बार ग्रामीण क्षेत्रों में हिंदुस्तान जिंक के सहयोग से मेडिकल शिविर लगाते हैं। और मुझे वर्तमान में जो रेड क्रॉस सोसाइटी का मुख्य काम है आम जन को प्राथमिक चिकित्सा ट्रेनिंग उपलब्ध कराना जी। तो वैसे कानूनी तौर पे जितने भी माइनिंग क्षेत्र से जुड़े हुए श्रमिक हैं जी, उनको, पेट्रोल पंप कर्मचारियों को, बस के कंडक्टर्स को, बस के ड्राइवर्स को और इसके अलावा जितने भी ये बॉयलर्स एंड फैक्ट्रीज के जितने भी कर्मचारी हैं उन सबको हम प्राथमिक चिकित्सा ट्रेनिंग देते हैं। और लगभग 1 वर्ष में भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी जिला शाखा उदयपुर के अंतर्गत हम सेंट जॉन एम्बुलेंस का के कोर्स के अंतर्गत 5000 लोगों को हम ये ट्रेनिंग उपलब्ध करा रहे हैं। और ये सब काम
भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के अंतर्गत हो रहा है। रेड क्रॉस सोसाइटी बहुत सशक्त काम कर रही है और सोसाइटी के लिए काफ़ी और भी काम है। ग्रामीण क्षेत्रों में 30 स्कूलों को में हमने जो है प्राथमिक चिकित्सा की उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। उन स्कूलों में बच्चों का हेल्थ चेकअप भी करते हैं और उनको निःशुल्क सहायता भी उपलब्ध कराते हैं। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी के अंतर्गत हम उन लोगों को भी जो समाज के हैं जिनके पास में इलाज कराने के लिए पैसे नहीं होते हैं, तो उनको हमारे तत्कालीन चेयरमैन श्री डॉक्टर अरुण बोलिया जी निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं और उनको हम दवाएं भी निःशुल्क उपलब्ध करा रहे हैं। बहुत बड़ी सेवा है सर। आपके बारे में जितने शब्द कहें उतने कम है। शुरू में मैंने कह रहा था कि हम सब लेना चाहते हैं इस प्रकृति से, इस दुनिया से, लेकिन देना सबसे बड़ी सेवा है। और मैं दावे से कह सकता हूं कि इस कार्यक्रम का जो मकसद है कि एक अच्छे व्यक्तित्व और उदयपुर में संचालित ऐसी कई सारी सेवाओं को पब्लिक तक पहुंचाना, जानकारी मिले, ताकि हर उस नीडी, हर उस ज़रूरतमंद व्यक्ति को उन सारी सेवाओं का फ़ायदा मिल सके। सर, आपका जीवन स्तर, आपकी जीवन शैली सच में बहुत ही प्रेरित करने वाली, और मुझे व्यक्तिगत तौर पे आपसे बहुत प्रेरणा मिली। मैं एक बार पुनः जो लोग इस कार्यक्रम से अभी भी जुड़ा हुआ है जिनका, मैं बता देना चाहता हूँ, आज हमारे इस कार्यक्रम के गेस्ट थे श्री गजेंद्र बंसाली सर। आप कई सारी समाज के प्रति समर्पित हैं, कई सारी सेवाएं आप दे रहे हैं समाज को। हमने इस चर्चा के विषय में कई सारी बातें आपके साथ डिस्कस ही इसलिए की ताकि जो आने वाली पीढ़ी है उनको प्रेरणा मिले, जो युवा हैं उदयपुर के उनको प्रेरणा मिले, और इस प्रकार की बातों से वो सीख कर समझें कि पहले हमारे से ज़्यादा सीनियर लोगों ने इतनी सेवाएं कर चुके हैं, तो हमको एक कदम और आगे बढ़ना है। एक बार सर मैं पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित करता हूँ, आप इस कार्यक्रम में आए। अंतिम कड़ी में मैं आपसे एक सवाल और पूछना चाहूँगा। हमने ये बीड़ा उठा रखा है कि उदयपुर के अलग अलग व्यक्तित्व को इस मंच के माध्यम से उदयपुर तक फैलाना, ताकि लोगों को प्रेरणा मिले। इस कार्यक्रम के बारे में, इस हेलो उदयपुर के इस कार्यक्रम के बारे में अगर 2 शब्द आप फीडबैक के तौर पे देंगे तो हमें अच्छा लगेगा। मैं समझता हूँ कि आपके चैनल ने एक बहुत अच्छा काम किया है। इस तरह के कार्यक्रम से जो समाज के ऐसे वर्ग है जो कुछ करना तो चाहता है लेकिन प्रेरणा के अभाव में जो है वो कर नहीं पाता है, मैं समझता हूँ कि ऐसे कई समाज सेवियों के जीवन से प्रेरणा लेके कई युवा आगे आएंगे और इस समाज में निरंतर कुछ न कुछ अपना समर्पित करेंगे, ये मैं मानता हूँ। थैंक यू सर, आपके शब्द, आपके फीडबैक हमेशा हमें प्रेरित करते हैं। आज का ये सफ़र हम यहीं रोकेंगे। दोस्तों, आप थे श्री गजेंद्र बंसाली सर। आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे अचीवमेंट्स रहे हुए हैं और वो अचीवमेंट्स हम सबको प्रेरित करेंगे। अभी तक कई सारी शख्सियत के साथ हमने चर्चाएँ की हैं और आज की चर्चा सफलतम रही है। अभी भी आपके बारे में जितने पॉइंट्स कहूँ, मेरे पास टोटल 27 क्वेश्चन है, लेकिन समय के अभाव की वजह से आज के इस इंटरव्यू को हम यहीं पे अंजाम देंगे और फिर मुलाकात करते हैं अगले सप्ताह किसी नई शख्सियत के साथ। और हाँ, अगर आप इस कार्यक्रम को फिर से देखना चाहें तो उदयपुर न्यूज़ चैनल के जो ऑफिशियल चैनल है यूट्यूब पर, आप यूट्यूब की वेबसाइट पर जाएं और टाइप करें www.youtube.com और टाइप करें उदयपुर न्यूज़ चैनल और इस कार्यक्रम को फिर से देख सकते हैं। आप इस कार्यक्रम के साथ नीचे दिए गए बॉक्स में अपने कमेंट जरूर दें, क्योंकि आपके कमेंट्स की वजह से ही इस कार्यक्रम को हम और बेहतर से बेहतरीन बना पाते हैं। आज के लिए इतने काफ़ी। मिलते हैं अगले सप्ताह इसी कार्यक्रम में हेलो उदयपुर एक नई शख्सियत के साथ। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिएगा और खुश रहिएगा। थैंक यू।